नमस्कार। मैं अखिलेश तिवारी आपका न्यूज तक के इस शो में स्वागत करता हूं। हमारे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान अखबार के संपादक रहे हैं, नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं। उनके साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों में काफी सरगर्मी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी खेमे में भी राजनीति की हलचल देखी गई है। तो उसी राजनीतिक घटनाक्रम के बदलाव पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये धन्यवाद अखिलेश जी। जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि ये जो राजनीति की सरगर्मी है, राजनीति में अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में तापमान बढ़ा है, ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये कारण क्या है इसके? क्या आने वाला चुनाव कारण हो सकता है या कोई और कारण है जो ये अचानक उबाल देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो चुनाव है आने वाला। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर अब लोगों के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। दिसंबर के कुछ समय बाद आचार संहिता लग सकती है, तो अब सबने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण अगर आप देखें तो पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो कि सरकार में उतना अच्छा नहीं रहा और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा है, तो इसे लेकर भी पंचायत चुनाव के बाद हलचल बढ़नी थी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद वहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार चुनाव जीती हैं और सरकार बनाई उन्होंने, और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाने के बाद मोदी जी, अमित शाह जी, और इसके लिए बीजेपी की आलोचना भी हो रही है कि कोरोना के समय में इतना समय उन्होंने वहां पर दिया, तो उसके बावजूद वहां पर ममता बनर्जी को वो रोक नहीं पाए। तो इन सब वजहों से, चूंकि अब पश्चिम बंगाल के बाद अगला सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में, और इस चुनाव पर सबकी निगाहें इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि इसी चुनाव को ये भी तय करना है कि 2024 में क्या होगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, और भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार 2014 में भी और 19 में भी बहुत मैक्सिमम सीटें यहां से रही। तो ये सब कारण है कि अचानक से आप देखें पिछले 15 दिन में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा है कि 2022 में यहाँ अच्छा अपने आप को साबित करना बहुत जरूरी है, उसी तरह से जैसे उन्होंने 2014, 17 और 2019 में किया। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। कोरोना में सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से असंतोष हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, सबके लिए मेडिकेशन, सबके लिए वैक्सीनेशन ये संभव नहीं है। जी जी जी। कुछ अधिकारी भी कमी कह सकते हैं, जिसके चलते गांवों से लेकर और शहरों तक में मिसमैनेजमेंट रहा। तो इन सबको देखते हुए विपक्षी दलों को मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी और सरकार में भी कुछ तालमेल का अभाव है, जिसके चलते भी वहां भी संकट पैदा हुआ, जिसका आपने देखा अभी उनके संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ पर आए थे, BL संतोष साहब, और तमाम मीटिंगें हुई, ये सब चर्चाएं हुई कि क्या कैबिनेट में फेरबदल किया जाए या मुख्यमंत्री तक के बदलने की चर्चाएं इस तरह की मार्केट में आई, और लोगों के बीच बीच इसको लेकर काफी र्यूमर कह सकते हैं या काफी चर्चा रही। जी जी जी। तो सर, क्या ये अब जब हम बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2022 का चुनाव क्या कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है? एंटी इनकम्बेंसी है या भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह है जो उसको डैमेज करेगी? या नुकसान के कहाँ से होगा? एंटी इनकम्बेंसी से होगा या भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह से होगा? अखिलेश जी, देखिए, जब कोई सरकार में पार्टी होती है और अगला चुनाव उसे फेस करना होता है, तो उसके पहले बहुत सारी बातें जो कि पिछले चुनाव में उसके साथ नहीं होती हैं जब वो विपक्ष में होती है, लेकिन सरकार बनाते ही बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी उसमें एक फैक्टर होता है। कोई भी सरकार, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सूबा है कि लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती है, हम पिछले कई बार से देख चुके हैं। लोगों की कुछ शिकायतें रह जाती हैं, और इसमें आप देखिए इस बार तो कोविड के वजह से जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के पहले परसेप्शन एक अलग था, दूसरी लहर के बाद जो कि ये मार्च से अप्रैल से शुरू हुई, होली के बाद से, और अब के बीच में सरकार के प्रति काफी लोगों का एक तरह से गुस्सा भी बढ़ा है। वो ये मतलब नहीं है उसका कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सरकार ने भी काम किया, लेकिन शायद जितना करना चाहिए था तैयारी उतनी नहीं कर पाई, और बहुत सारे लोगों की जाने गई। पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की जाने गई, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हुई। तो एक तो ये है कि कोरोना ने, ये सच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बैकफुट पर लाया है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश में जहां जिसकी सरकार है। आप देखिए मोदी जी भी इस वक्त थोड़ा सा पीछे हैं,
जिस तरह से उनकी एक छवि रहती थी, और आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अगर आकलन देखें तो उनमें उनकी गिरावट है उनके लोकप्रियता में, तो सबको डैमेज किया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कोरोना एक बड़ा कारण है। इसके अलावा आप देखिए किसान मूवमेंट, किसान आंदोलन जो कि दिल्ली सरकार के खिलाफ वहां पर चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टिकैत साहब को वहां से हटाने की कोशिश की, और उसके बाद वो पूरा आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैल गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी एक बड़ा असर है जो कि सरकार के खिलाफ जा रहा है, और पंचायत चुनाव में देखने को भी मिला। वहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर काफी हद तक उस एक बड़े इलाके में, जो कि तकरीबन 70-75 विधानसभा की सीटें वहां पर आती हैं इस प्रभाव क्षेत्र में, जो जाटलैंड जिसको बोलते हैं, तो वो एक वजह है। इसके अलावा अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में जिस तरह चुनाव हारे, तो एक कहीं से अंदर से ये भी एक चिंता का विषय होता है सत्ताधारी दल के लिए कि इतना सब करने के बाद क्या है कि लोगों के मन में हमारे प्रति वो भावना अब नहीं आ रही है जो कभी इससे पहले थी। तो ये सारे चीजें मिलके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और एक और बात है, संगठन में और सरकार में तालमेल का विशुद्ध रूप से अभाव दिख रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने सरकार की शिकायतें भी की हैं, अधिकारियों की शिकायतें भी की हैं, अपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक। विधायकों ने भी शिकायतें की। अगर आप देखिए तो जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, विधायक भी अपनी ही सरकार से खुश नहीं है, और ये कई बार आप देखते हैं कि ये सार्वजनिक रूप से भी विधायक इसकी चिंता व्यक्त करते हैं। कुछ विधायकों की कोविड से मौत भी हुई है। तो इस तरह की चीजें बीजेपी के लिए संकट का है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि क्या 2022 से पहले ओबीसी जो बीजेपी के साथ 2014 में गया, 2017 में गया, 2019 में गया, नॉन यादव, अगर हम यादवों को अलग करते हैं वो तो समाजवादी पार्टी के साथ बहुमत मेजोरिटी में रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं वो बीजेपी के साथ बहुत बड़ी संख्या में है। तो क्या इस बार वो रहेंगे? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि केशव मौर्य साहब को लेकर तरह तरह की बातें उठती रहती हैं कि सरकार उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। इस तरह की बातें भी बाहर आती। 2000 जब 17 में चुनाव हुआ तब वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरह की भी बातें हो रही। क्या समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना ओबीसी वोट बैंक बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा? तो इन सब बातों को लेकर मुश्किलें हैं। यदि इस वक्त वो कोई फेरबदल करते हैं सरकार में या संगठन में, तो उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। चुनाव से 6 महीने पहले ऐसे बदलाव कुछ ना कुछ डैमेज जरूर करते हैं पार्टियों को। तो शायद यही वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय संगठन के लोग भी इसको रीड कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अब वो क्या रिमेडी देंगे इसकी, ये अभी कुछ दिन में देखना होगा। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात बड़ी कही जाती है कि इस पार्टी के अंदर ही विपक्ष होता है और ये पार्टी के लोग हमेशा अपने ही लोगों के द्वारा खींचे जाते हैं। तो आप अभी बहुत स्पष्ट तरीके से संकेत भी कर रहे थे, आपने बताया भी कि कहाँ कहाँ पर संगठन और सरकार में किस तरीके के संकट हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब आपने कहा कि 6 महीने के पहले अगर सत्ता में परिवर्तन, कोई चेहरे बदले जाते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर नहीं होगा, क्या कोई संभावना है कि बदलाव होगा? कोई संगठन और सरकार में तालमेल कैसे होगा? अगर चेहरे नहीं बदले जाएंगे तो संगठन और सरकार का तालमेल होगा कैसे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया। अगर ये जिस स्थिति में बीजेपी आज है, अगर ये स्थिति इसके सामने 1 साल पहले आई होती तो शायद कुछ बदलाव तेजी से होता। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो अगर हम सीधी बात करें कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना इस वक्त बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही तेवर वाले नेता माने जाते हैं, और उनके ऊपर खासतौर से मेहनत और ईमानदारी को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। कुछ बातें हैं कि विधायक नाराज हैं उनसे, या कुछ राजनीतिक जातिगत समीकरण है जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लेकिन इनके पक्ष में एक सबसे बड़ी बात जाती है कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है। जी जी जी, बिल्कुल। यही एक वजह थी जिसके चलते उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसमें आरएसएस की भी सहमति थी, उसमें सभी लोगों की सहमति थी। तो जिनको आपने बतौर हिंदू चेहरा तैयार किया है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और आप देखिए देश में जहां भी चुनाव हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो सदर्न दक्षिणी भारत की राज्यों में हो, योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रहे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से उन्हें पीछे खींचना, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। और आप जानते हैं कि यहाँ का चुनाव भी आते 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 वही चला जाएगा कि मंदिर कितना बना, कितने मंदिर के लिए जोर लगाया, इसके अलावा
जो भी सांप्रदायिक बातें हैं वो तमाम तरह की उभर कर सामने आएंगी। तो जब चुनाव उधर धीरे धीरे चला जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, इसे विडंबना कह सकते हैं आप, लेकिन जब उधर जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को यहाँ से फिलहाल किसी तरह से हटाने के बारे में विचार किया जा सकता है। हाँ, कैबिनेट में कुछ रिशफल को लेकर बात हो सकती है, और खास तौर से अरविंद शर्मा जी को लेकर, ए के शर्मा साहब को लेकर, क्योंकि वो जब से आए तब से इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो बहुत करीबी हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के, आईएएस रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उनको रिजाइन करा के भेजा गया। और जिस तरह से वो एक्टिव हैं, आप देखिए बनारस में, इसके अलावा आजमगढ़ में, इसके अलावा गाजियाबाद में, सब जगह वो एक्टिव हैं। सिर्फ एक एमएलसी होने के नाते कोई व्यक्ति इतना एक्टिव होता है तो जरूर लोगों को ये लगता है कि क्या वजह है, इनके इनके ऊपर किसका हाथ है, या ये आगे किस भूमिका में नजर आएंगे, तो हो सकता है उनको शामिल किया जाए। लेकिन आप ये भी देखिए, उनको आए करीब 3-4 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उनको शामिल नहीं किया। तो ये सब बातें भी उठती हैं कि क्या योगी जी केंद्रीय आला कमान की बात नहीं मान रहे हैं, क्या क्या आला कमान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और जो कि उनका स्वभाव है, जो कि उनका एक व्यक्तित्व है, उस हिसाब से वो बहुत उस हिसाब से चल भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं। हो सकता है संगठन में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन संगठन में भी अगर आप देखें तो स्वतंत्र देव जी वहां पर ओबीसी चेहरा हम अभी हैं, इस वक्त ऑलरेडी एक चेहरा है जो कि एक बड़ा कुर्मी वोट बैंक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, और जितना उलझन हम लोग को हो रही है इसको एक्सप्लेन करने में कि क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, उससे कहीं ज्यादा उलझन उन लोगों के पास है कि उत्तर प्रदेश को लेकर वो क्या करेंगे। क्योंकि यदि करना होता तो अभी तक कर चुके होते, क्योंकि एक एक दिन निकल रहा है, अब उल्टी गिनती शुरू है इस वक्त। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर करना होता तो कर चुके होते, क्योंकि बीएल संतोष जी ने यहाँ 2-3 दिन तक कैंप किया, सभी लोगों से मिले, लेकिन बगैर किसी निष्कर्ष के वो यहाँ से वापस गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी कोई निश्चय की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही है, मुझे लगता है कि क्या, और आप इसको एक्सप्लेन करें। आपने कहा कि आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो मंदिर किसने बनाया, कि कौन हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ा रहा, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो क्या दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसी तरीके से गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस ने इसी तरीके से मुस्लिम चेहरे को, इमरान प्रताप बड़ी को आगे किया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी इसी तरीके का प्रयोग किया है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को लेकर के कहा जा सकता है कि वो उनका उसके साथ में एक अच्छा तालमेल है, और वो कह सकते हैं कि उनके साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। तो अब क्या ये जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की आप बात कर रहे थे, क्या उसकी शुरुआत होने जा रही है क्या यूपी में दूसरे राजनीतिक दलों का? देखिए, भले ही विपक्ष इसे ना करना चाहे, क्योंकि इसे करने में उनका नुकसान होता है, लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ेगा। और जब ये चीज होगी तो आप यकीन मानिए कि इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। क्योंकि जैसे ही ये, जैसे आपने कहा इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस लेकर आई, बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब को अपना विधानमंडल दल का नेता बना दिया है। तो जब ये इस तरह से पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी तो उसमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा डैमेज होगा, खासतौर से जब ये मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात होगी, और ये बीजेपी के लिए राहत की बात होगी। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि बीएसपी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में टिकट इस बार मुसलमानों को देने जा रहे हैं। तो जब वो फाइट करेंगे, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7-8 जिले हैं जहां पर बहुत प्रभावशाली है मुस्लिम वोट बैंक, मुरादाबाद है, रामपुर है, बिजनौर है, सहारपुर है, मेरठ है यहाँ पर, तो उन सब जगहों पे, इसके अलावा पूर्वांचल में भी कुछ जिले हैं, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि ये जो चीज होगी, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे वो बीजेपी बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो, या फिर गुड्डू जमाली हो, जैसे जैसे लीडरशिप आगे बढ़ेगी, इसमें समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक है। और जब इस मैदान पर खेल होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के लिए, जो कि गंभीरता से अभी दिखाई पड़ रहा है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं बीएसपी और कांग्रेस के मुकाबले, तो समाजवादी पार्टी का क्या रणनीति रहती है? क्या वो, अब जैसे कि ममता बनर्जी ने वहां पर किया वेस्ट बंगाल में, इस बार ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के लिए बातें करती हैं, उस तरह की चीजें नहीं की थी उन्होंने, आप ध्यान दीजिए इस बात को। तो क्या अखिलेश यादव भी यहाँ पर अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको कुछ बदलेंगे, ताकि कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे बहुसंख्यक हिंदू थोड़ा सा नाराज हो जाए? तो अपने साथ जोड़ने के लिए 2017 में क्या हुआ था, 2017 में 325 सीटें इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की आई क्योंकि
जो ओबीसी था, जिसमें बहुत मौर्य हैं, शाक्य हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, इस तरह के जो वोट बैंक है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, और वो हिंदुत्व के नाम पे भी आए थे और कुछ मोदी जी के नाम पर भी आए थे। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी। अब अखिलेश यादव को ये देखना है कि इस इन लोगों को, क्योंकि सिर्फ वो MY जिसको कहते हैं मुस्लिम और यादव समीकरण है, उसके तहत तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। उसके लिए उन्हें हर तबके से वोट चाहिए, ब्राह्मणों से भी चाहिए, ओबीसी से भी चाहिए, सबका चाहिए। तो उसके लिए अब उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर सबको निगाह रखनी। लेकिन सर, इसमें सवाल ये आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर ममता बनर्जी की तरीके से काम करने की कोशिश करे, तो ममता बनर्जी के साथ ये था कि वहां पर उनके मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा करने वाले दूसरे राजनीतिक दल बहुत कमजोर थे। यहाँ कांग्रेस को अगर हम लें उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस पिछले 2 साल से लगभग इसी तरीके की राजनीति कर रही है। वो चाहे नागरिकता कानून का मामला रहा हो, जब प्रियंका गांधी ऐसे लोगों से मिलने पहुंची, बिजनौर गई, आजमगढ़ गई, लखनऊ में ऐसे परिवारों से मिली। फिर वो डॉक्टर कफील का मुद्दा आता है, जिनका योगी जी के साथ कुछ विवाद था, तो उनको उनके मामले में भी प्रियंका गांधी बढ़ चढ़ करके दिखाई दी। और अब बाद में जो उनके पार्टी में मुस्लिम चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में जब वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी, तो समाजवादी पार्टी को अपने मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। और शायद वो जी बिल्कुल, ममता बनर्जी जैसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें तो बीएसपी के साथ मुझे लगता है इस बार मुस्लिम वोटर उतना नहीं जाएगा। मेजोरिटी तो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने, ये सही है कि बहुत इधर इश्यूज को उठाए हैं जो कि माइनॉरिटी से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के वक्त ये भी देखना है कि बीजेपी को टक्कर कौन दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर इस तरह से अभी नहीं बनी है, ना तो उनका संगठनात्मक ढांचा इस तरह से बना है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी रूट लेवल पर उनका बहुत अच्छा, एक तरह से कहते हैं, संगठन भी नहीं खड़ा हो पाया है। तो बीजेपी को टक्कर कौन देगा, और वो अभी तक तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक वोटिंग भी हो सकती है। जैसे कि बिहार में देखा, वहां नहीं हुई, वहां ओवैसी साहब की पार्टी को भी कुछ सीटें मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं मिली। तो हो जी जी। सकता है कि पश्चिम बंगाल को देखते हुए जो अल्पसंख्यक वोट है वो इस बार पूरी तरह से लामबंद हो जाए समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि अगर हम हमारे वोट में बंटवारा होगा, जैसे कि बिहार में हुआ, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा बंटवारा होगा तो फिर बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर बंगाल की तर्ज पे एक मुश्त हम कहीं चले जाएंगे तो बीजेपी को हम चुनौती दे सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि तमाम कांग्रेस के प्रति अच्छा भाव रखने के बावजूद क्या वोटर उनके पास जाएगा। अगर उसे ये लगेगा कि टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस नहीं दे पा रही है, तो ये सारे समीकरण चुनाव के वक्त बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि कांग्रेस को मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अपने जो कैडर को है, अपने जो उत्तर प्रदेश में जो उनका ढांचा है, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है, जो नहीं हो पा रही है। उसके पहले आपको याद हो 2017 में प्रशांत किशोर भी आए थे यहाँ पर, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बहुत मैनेजमेंट किया, तमाम चीजें, लेकिन यहाँ असफल साबित हुए, वो कांग्रेस को नहीं ढर्रे पर ला पाए। इसके अलावा प्रियंका जी को भी कमान दी गई उत्तर प्रदेश की 2019 से पहले, लेकिन 2019 में कुछ खास नहीं हुआ। तो देखना यह है कि कांग्रेस अभी 6 महीने में ऐसा क्या कर देती है कि वोटर्स को ये लगे कि इन्हें वोट दे तो ये बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही ज्यादा वोट जाएंगे, जो बीजेपी से नाराज हैं या बीजेपी को नहीं पसंद करते और सर, जो हैं। बसपा को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि गुड्डू जमाले को उन्होंने आगे किया है, लेकिन इसी के साथ साथ मायावती ने अपने 2 बड़े नेताओं को, रामअचल राजभर को और लालजी वर्मा को, 2 लोगों को बाहर कर दिया है। इस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास पुराने बड़े नेताओं की कमी हो गई है। जो कभी सरकार में उनके बड़े नेता हुआ करते थे, वो सारे लोग उनसे अलग हो चुके। तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को अगर आप ध्यान से देखें तो उनका कोर वोट बैंक उत्तर प्रदेश में दलित वोटर रहा है। ये जो बाकी नेता बीच बीच में आए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो राजभर जी हों जिनको अभी हटाया है, या बाबू सिंह कुशवाहा हो, ये अति पिछड़ों के नेता थे, जिनकी वजह से दलित वोट के साथ अति पिछड़ा वोट भी बीएसपी के साथ जुड़ा था। मूल वोट उनका अभी भी दलित वोट है, जो सिर्फ मायावती जी को देखता है। वो और किसी भी, वो किसी को निकाल दें, किसी को साथ ले लें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 इलेक्शन से, 2019
2012 से, जब से मायावती जी सरकार से बाहर हुई, उसके बाद से लगातार बीएसपी कमजोर हो रही है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया तो उनकी लोकसभा की सीटें कुछ बढ़ गई थी, लेकिन वो समझौता तोड़ भी उन्होंने दिया तो उनकी विश्वसनीयता भी थोड़ी सी नीचे गई है। और इधर लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के प्रति वो बहुत नरम है। तो मुझे अब लगता है कि जो उनका कोर वोटर है दलित, उसमें भी थोड़ा सा डेंट तो लगता है, क्योंकि जब पार्टी मजबूत नहीं होती है उतनी जितनी पहले कभी थी, तो कुछ लोग विकल्प भी ढूंढते हैं। लेकिन अभी भी मायावती जी के साथ उनका दलित वोट रहेगा। और इसके अलावा मुझे शक है या मुझे संदेह है कि मुस्लिम वोट और अति पिछड़ा वोट, जिसके नेता ये थे जिनको उन्होंने बाहर कर दिया सबको, उनके साथ इस बार जाएगा। और इसलिए बीएसपी अभी तक इस पूरे मुकाबले में समाजवादी पार्टी के बराबर नहीं खड़ी हो पा रही है विपक्ष। सर, एक और बात इसी में मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि बहुजन समाज पार्टी को पिछले साल भर में जो लोग छोड़ कर गए, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद में, उसमें से बहुतायत लोग समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो जो ये छोटे छोटे अलग अलग पॉकेट्स के लीडर्स हैं, वो जब समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को आप और मजबूत स्थिति में पा रहे हैं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जैसा अभी आपने कहा कि बसपा छोड़कर जाने वालों का कोई असर नहीं होता है। देखिए, बसपा छोड़ के जाने वालों का असर तब नहीं होता जब बसपा बहुत मजबूत होती है, जब लोगों को बीएसपी को वोट करना होता है सत्ता में लाने के लिए। लेकिन जो बसपा छोड़ के एक एक छोटे छोटे छत्रप हैं, ये एक एक दो दो जिलों में, तीन तीन जिलों में असर रखते हैं, जब ये छोड़ के जाते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है। बहुत भले ही ना पड़े, जैसे कि ये लालजी वर्मा है, या फिर अभी जो राजभर गए हैं वो हैं, या इसके पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ हाँ, के गए हैं। इंद्रजीत तो मुझे इंद्रजीत सरोज। लगता है कि ये, हाँ, इंद्र और ये सब लोग जो हैं, इनमें से या तो दलित नेता है कुछ, या कुछ अति पिछड़ा वर्ग के नेता है। तो ये अपने पॉकेट्स में कुछ असर रखते हैं। अब देखना ये है कि जैसे कि, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक जो नई बात हमने देखी पिछले 3 चुनावों से, कि अति पिछड़ा ने और पिछड़े लोगों ने मोदी जी में अपना चेहरा देखा है। तो इसलिए उन्होंने 2014 में भी पूरा वोट वहीं पर दिया, 2017 के लोक विधानसभा चुनाव में भी दिया। चेहरा तो मोदी जी, तो 2017 में और तो कोई था नहीं, योगी जी तब तक मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और किसी विधायक का भी कोई ऐसा रोल नहीं था। अदरवाइज बीजेपी 50 सीट पर सिमटती रही। 2019 में भी यही हुआ। तो देखना है 2022 में जब मोदी जी यहाँ कैंपेन करेंगे, उस वक्त उनके चेहरे में उसी तरह से भरोसा करता है अति पिछड़ा, या उसमें कुछ डेंट लगाने का प्रयास समाजवादी पार्टी या दूसरे दल कांग्रेस कर पाएंगे, ये देखना है। अभी चूंकि मोदी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे, जब चुनाव जब होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उस वक्त भी थोड़ी बदलेंगी। सर, अब आखिरी तौर पर हम लोग अपने वार्ता के अंतिम क्रम में चलते हैं कि अब आप क्या देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, फिर राजनीतिक दलों में, विपक्ष में सबसे ज्यादा मजबूत आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या भाजपा का जो सरकार और संगठन का द्वंद्व है, उस द्वंद्व का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी क्या चीजें बदल पाएगी, परिवर्तन कर पाएगी, या अभी स्थिति बराबर की है? क्या आपका कहना है? नहीं, देखिए, अभी तो थोड़ा सा जब तक दलों के कुछ आपसी गठबंधन भी ना हो जाए ठीक से, तब तक ये कहना कि कौन आगे है कौन पीछे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में 2017 में थी, उससे बेहतर स्थिति में है। उसका एक कारण है, जैसे कि किसान आंदोलन के चलते अगर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का एक गठबंधन होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से वो पहले से बेहतर करेंगे। उसी तरह से शिवपाल यादव के साथ जो समस्या थी 2017 में चाचा और भतीजे की, वो समस्या इस चुनाव में मुझे लगता है दूर हो जाएगी। अभी मुलायम सिंह जी भी प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि दोनों के बीच में एक तरह से समझौता हो चुका है, क्योंकि शिवपाल जी को भी ये लगता है कि कहीं भी और उनको वो स्थिति नहीं मिलने वाली है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। इसके अलावा अगर इधर ईस्टर्न यूपी की बात करें, तो यहाँ पर वो किस तरह से, क्या वो ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, क्या वो जो अपना दल के हैं सोनेलाल पटेल साहब, कृष्णा पटेल जी से उनका कोई समझौता क्या हो सकता है। तो अगर ये इस तरह से पश्चिम में आरएलडी से लेके और यहाँ तक समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही है कि कुछ पॉकेट्स में वो कुछ अपना समझौता कर लें, तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर स्थिति में रहेंगे। पर फिर मैं वही बात कहता हूं कि चुनाव के पहले देखना ये पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी बीजेपी अभी और लेके आती है, क्योंकि कोविड के चलते
और इन सब वजहों से उन्हें ये जरूर लगता है अपने संगठन को इंटरनल मैटर्स को देखते हुए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा हम उस स्थिति में शायद नहीं रह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर निकल कर आएंगी कि एजेंडा क्या है। एजेंडा डेवलपमेंट का तो सब लोग कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहता नहीं। चुनाव में एजेंडा उत्तर प्रदेश में या तो धर्म आ जाता है और जाति आ जाती है। तो धर्म और जाति में उत्तर प्रदेश में क्या स्ट्रांग रहेगा? अगर धर्म स्ट्रांग रहेगा तो निश्चित मानिए बीजेपी फिर से ठीक कर सकती है। और कहीं जातियों का मुद्दा जो कि बीजेपी के साथ चला गया था, अगर ओबीसी चला गया था, अगर जाति के नाम पर फिर से लोग इधर उधर जाना शुरू किए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर चुनाव उत्तर प्रदेश के धर्म और जाति ही दोनों फैक्टर होंगे बड़े, और इन्हीं के आसपास चुनाव होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना संगठन और सरकार का समन्वय करना होगा। जो अंतर विरोध है, जो उनका आंतरिक संघर्ष है, उससे उन्हें निपटना पड़ेगा, और साथ ही इन्हीं दोनों मुद्दों पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में टकराव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली बार किसी और चर्चा विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू।